हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं रवीश कुमार आप लोग को आज से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं। मेरा पहला क्लास केमिस्ट्री का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि ये पहला क्लास है और उसमें हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जितना भी केमिस्ट्री में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम शुरू से लास्ट वाले क्लास तक में कवर करेंगे। चलिए पहला क्लास शुरू करते हैं। पहला चैप्टर से पदार्थों का वर्गीकरण। सबसे पहले ये जान लेते हैं पदार्थ होता क्या है। देखिए, जितने भी दुनिया में जितना भी चीज़ है सभी को हम पदार्थ कहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। परिभाषा दे सकते हैं, जैसे जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो, इत्यादि तरह से। अगर आप हाई लेवल का परिभाषा देना चाहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं पदार्थ वह चीज़ है जिसे हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियां क्या होता है? आँख एक नंबर में, 2 नंबर में कान, नाक, जीभ, और 5 नंबर में त्वचा। दुनिया की जितनी भी पदार्थ होगी उसे हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियां अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से एहसास करते हैं। जैसे आँख के द्वारा देखते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक के द्वारा गंध ले सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं, जीभ से उसका स्वाद चख सकते हैं, त्वचा से एहसास होता है। यह हुआ हमारा पांचों ज्ञान इंद्रिय, अर्थात दुनिया की जितनी भी पदार्थ होगी वो हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा एहसास कराई जा सकती है। उम्मीद है आप लोग पदार्थ समझ चुके होंगे। पदार्थ का इंग्लिश होता है सब्सटेंस, या मेटल भी बोल सकते हैं इसको। पदार्थ को अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है रासायनिक अवस्था में और भौतिक अवस्था में पाया जाता है। एक भौतिक अवस्था में और दूसरा रासायनिक अवस्था में पाया जाता है। पहला भौतिक आधार पर बांटते हैं। भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं। मेनली 3 भाग में बांटते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। ठोस का परिभाषा क्या है? ठोस में होता क्या है? आयतन और आकार निश्चित होता है। उसे ठोस कहा जाता है। जैसे में ईंट, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब वगैरह हो गया। द्रव में देखते हैं, द्रव में आयतन निश्चित, परंतु आकार अनिश्चित। द्रव की परिभाषा क्या दे सकते हैं? ऐसी पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो। मतलब आयतन जितना मात्रा था मात्रा उतना ही रहेगा, लेकिन वो सतह पर निर्भर करेगा कि उसका आकार कैसा होगा। उसको जिस चीज़ में रखेंगे वो उसी चीज़ का आकार ग्रहण कर लेगा।
तो उसे बोलते हैं आकार अनिश्चित रहता है। गैस मानते हैं, गैस का आयतन और आकार अनिश्चित। गैस का ना तो आकार सही निश्चित है और ना ही आयतन, मतलब कितना मात्रा में, यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और होगा। आकार तो है ही नहीं, क्या कि ये पूरा फैला हुआ रहता है। भौतिक आधार पे ठोस, द्रव और गैस हो गया। दो और अवस्था पाया जाता है जिसको बोलते हैं, एक को प्लाज्मा अवस्था और दूसरे को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसर कंडेंसेंट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट होता है, सेंट में होता है, कंडेंसेट। ये पदार्थ की चौथी अवस्था हो गया और ये पांचवा अवस्था। इसको आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 2 3 4 5। ये क्या होता है, ये मेनली लोहा वगैरह जो होता है उसका पिघला हुआ अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। जैसे आप मरकरी में देखते होंगे ट्यूबलाइट जो होता है उसमें उजला जो रहता है उसी को बोला जाता है प्लाज्मा। ये बोस-आइंस्टीन, ये बोस-आइंस्टीन वैज्ञानिक का नाम है कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवा अवस्था। अब इधर आ जाते हैं, इधर खत्म हो गया। इधर रासायनिक आधार पे पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, या तो हो सकता है वो पदार्थ शुद्ध होगा या हो सकता है वो पदार्थ अशुद्ध होगा। शुद्ध में भी तत्व और यौगिक में बांट सकते हैं, इसको भी दो भागों में। तत्व वाले जितना भी संकेत वाला होगा सब के सब तत्व कहलाएंगे। संकेत वाला जितना भी पदार्थ होगा सब के सब तत्व कहलाएगा। और यौगिक अणुसूत्र वाला, जितने भी पदार्थ अणुसूत्र वाले होंगे, मतलब जिसका अणुसूत्र होता है वो सब के सब यौगिक कहलाते हैं। और जिसका संकेत केवल संकेत होता है वो सब के सब तत्व कहलाएंगे। अब आ जाइए अशुद्ध में। अशुद्ध एक प्रकार का मिश्रण ही है। तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होगा, मात्रा निश्चित समान अनुपात में होगा। मात्रा निश्चित अनुपात में होगा। निश्चित अनुपात में। और विषमांगी मिश्रण क्या होगा, मात्रा किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में हो सकता है। तो इन सबों का हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब इसी तरह आगे चलते हैं। अब हम लोग जो पदार्थ का मेनली 3 अवस्था देखे थे भौतिक आधार पे, उस तीनों अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। मतलब पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, तीनों में तुलना करते हैं किस में क्या होता है ज़्यादा, किस में क्या कम होता है। तो सबसे पहले आ जाता है घनत्व। घनत्व कहते हैं किसके हैं, देखिए मान लीजिए ये इतना एरिया है और ये इतना एरिया है, मतलब दोनों समान एरिया है। सपोज दैट मान लेते हैं दोनों समान एरिया है। यहाँ पर मान लीजिए दूर दूर ढेर सारा कण है, कण लोग जो भी चीज़ मान सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारा है, सटा सटा हुआ। तो हम कहेंगे कि इसकी अपेक्षा यहाँ का घनत्व अधिक है, यहाँ पर का घनत्व
कम है और यहाँ पर का घनत्व अधिक है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर का घनत्व अधिक है, इसी को घनत्व कहा जाता है। मतलब समान एरिया में अगर कणों की मात्रा अलग अलग है तो उसी को घनत्व कहते हैं। तो ठोस काय की सटा हुआ रहता है, उसमें कण की मात्रा ढेर सारी रहती है, सटा हुआ सब के सब रहता है। जैसे ये देखिए, ये ठोस रहा, इसमें कण पूरा एकदम नज़दीक सब एक दूसरे के पूरे नज़दीक सटे हुए रहते हैं। इसकी घनत्व जो है अधिक होती है। द्रव इससे हल्का सा फैला हुआ रहता है ठोस की अपेक्षा, तो उसमें जो है उसकी घनत्व ठोस से कम होता है। गैस पूरा एकदम बिखरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है वातावरण में, वायुमंडल में, उसमें जो है घनत्व काफ़ी कम होता है, वो दूर दूर कण रहते हैं। अंतराण्विक स्थान मतलब परमाणु के अंदर में जो स्थान बचता है, ये मान लीजिए ये कण रहा, ये ठोस रहा, इस सभी कणों के बीच में जो स्थान बचता है, दो कणों के बीच में जो स्थान बचता है उसी को बोलते हैं सॉरी यहाँ पे अच्छा अंतराण्विक आकर्षण बल है। अंतराण्विक आकर्षण मतलब दो कणों के बीच आकर्षण बल जो है, ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, द्रव का ठोस से कम होता है, गैस का सबसे कम होता है। ठोस का ज़्यादा क्या है होता है आणविक आकर्षण बल। इसका कारण यह है कि ठोस में जो कण है वो काफ़ी नज़दीक सटे रहते हैं, तो डिस्टेंस कम होने के कारण ठोस का आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ठोस से कम होता है, द्रव का सबसे कम होता है, गैस का। अब है प्रसार मतलब कितना बिखरा हुआ है, कितना फैला हुआ, उसी को सभी जानते हैं। गैस सबसे ज़्यादा फैला हुआ रहता है, उससे हल्का कम फैला रहता है द्रव, सबसे कम फैला रहता है ठोस। विसरण मतलब कितना दूर तक फैल सकता है, सबसे ज़्यादा फैल सकता है गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस, मतलब सबसे कम ठोस, सबसे ज़्यादा गैस। गतिज ऊर्जा जो जितना तेज रहेगा, जो जितना गति में रहेगा, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगा। तो गैस सबसे ज़्यादा गति में रहता है, तो गैस की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। द्रव गैस से कम रहता है, तो द्रव का गैस से कम होता है गतिज ऊर्जा। ठोस, यहाँ पे ठोस होगा। ठोस गति बिल्कुल नहीं ही करती है, मतलब नहीं के बराबर करती है, या कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको जहाँ पे रख दीजिए वो विरामावस्था में ही बना रहता है। गैस ठोस गति नहीं करती है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। मतलब सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होती है, गैस का, उसकी तुलना में कम होता है द्रव का, उसके तुलना में भी कम होता है ठोस का। अब है अंतराण्विक स्थान, मतलब दो कणों के बीच जो स्थान रहता है उसे बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। किसी कण परमाणु में दो कणों के बीच जो स्थान रहता है उसे बोला जाता है अंतराण्विक स्थान। तो गैस दूर दूर रहता है, इसका अंतराण्विक स्थान ज़्यादा रहेगा। द्रव में कणों जो है गैस की अपेक्षा थोड़ा सटा रहता है, उसमें जो है गैस की अपेक्षा कम रहेगा अंतराण्विक स्थान। ठोस में काफ़ी नज़दीक सटे हुए रहते हैं सब के सब कण, इसलिए अंतराण्विक स्थान ठोस में सबसे कम होते हैं। अब देखिए परमाणु, एटम होता क्या है। सर जॉन डाल्टन साहब का कहना था कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। एक्चुअली पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु नहीं होता, उससे भी छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, इसका भी टुकड़ा करते हैं और भी छोटा होता है ड्यूट्रॉन, ट्रिटियन, ऐसे करके। तो ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण हो गया परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। परमाणु होता कैसा है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाते रहता है, यानी कह सकते हैं घनाकार गोलाकार बना रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रहता है और बीच में बैठा हुआ रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों कण है। कौन कण है, तो मौलिक कण है, मूल कण है, मौलिक कण।
मौलिक कण है या मूल कण भी बोल सकते हैं। मौलिक कण है, किसका मौलिक कण है? तो परमाणु का मौलिक कण है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस, ये बीच वाले को बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, परमाणु के तीनों कण अस्थायी होते हैं, मतलब तीनों मौलिक कण अस्थायी होते हैं। अब आ जाता है परमाणु को नापते किसमें? परमाणु को नापा जाता है एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम होता क्या है? तो 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम कहा जाता है, मतलब एक एंगस्ट्रम। चूँकि परमाणु इतना बड़ा है, नाभिक परमाणु से भी छोटा है, तो नाभिक को मापते हैं 10⁻⁻15 मीटर में। 10⁻⁻15 मीटर कहा जाता है एक फर्मी, मतलब नाभिक को मापते हैं फर्मी में और परमाणु को मापते हैं एंगस्ट्रम में। अब आते हैं रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन। रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था? सोना का एक परमाणु लिए थे, उससे गामा रे इसलिए लिए थे कि गामा रे का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा रे लिए थे, वो देख रहे थे जब किरण को भेज रहे थे तो 100 में से 100% में से 90% किरण ऐसा था जो कि परमाणु को सीधे पार करके निकल जाता था। सोना के परमाणु को सीधे पार करके निकल जाता था। तो इस बात से उसको यह पता चला कि स्पष्ट हो गया उसको कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। अब 90 बच गया 10% किरण। जब 10% किरण में से 9% किरण ऐसा था जो हल्का नज़दीक, मतलब परमाणु के सेंटर के लगभग नज़दीक में गया, तो वो विचलित होकर के निकल गए। 9% किरण ऐसा ही था। इससे उसको पता चला कि परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ तो है, उसमें भी कोई धनात्मक चीज़ है, तब तो ये विचलित हो जा रहा। अगर ऋणात्मक होता है तो चूँकि गामा रे पॉजिटिव किरण है, ये अगर धनात्मक होता है दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विकर्षण हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ है। तो उसने बीच वाले को नाम दिया नाभिक, मतलब परमाणु में नाभिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब जब उसने परमाणु के बीचों बीच एक किरण को गुजारा, किरण गया तो सही, लेकिन ना ही परमाणु के आर पार हुआ और ना ही विचलित हुआ। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। तब जाके पूरा स्पष्ट हो गया रदरफोर्ड साहब को कि परमाणु के अंदर सेंटर में, यानी कि नाभिक में जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ है, मतलब धनात्मक चीज़ है। और सोना का परमाणु कैसा होता है? ठोस होता है। परमाणु कैसा? मतलब नाभिक ठोस निकला, पॉजिटिव चीज़। ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। अब आए चैडविक साहब। कौन? चैडविक साहब। चैडविक ने क्या देखा? जब रदरफोर्ड इसके क्या अध्ययन को देखा, चैडविक ने गया, उसने परमाणु के नाभिक को खकोरना स्टार्ट किया, मतलब तोड़ना स्टार्ट किया, उसने ढूंढना स्टार्ट किया। तो ढूंढा तो रदरफोर्ड के पास ले गया कि ये क्या है। तो रदरफोर्ड ने कहा ये तो नाभिक नहीं है। तो उसने कहा इससे पहले आया था गोल्डस्टीन। कौन आया था? गोल्डस्टीन। इससे पहले आया था गोल्डस्टीन साहब आए। जब वो जाने के बीच में कोई धनात्मक चीज़ है, वो गए खोजने के लिए, उसको मिला प्रोटॉन। क्या मिला? प्रोटॉन। कहा कि ये नाभिक के बीच में रहता है। देखा गया कि एक किरण जो जाता है बीचों बीच, वो विचलित भी नहीं होता, ना ही आर पार होता, वो वापस लौट जाता है। इसको पॉजिटिव किरण माना गया। कैसा? पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, किरण नहीं। अब 3 नंबर में आ गए चैडविक साहब।
ये भी बीच में जाके खोजने लगे कुछ कुछ, तो इसको भी एक कण मिला, उसका नाम रखा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अब आगे थॉमसन साहब, जे थॉमसन, ये गए, ये बीच में खकोड़े, इसको कुछ नहीं मिला बेचारा, परमाणु के चारों ओर नाभिक के बाहर देखने लगे। इसको गति करता हुआ मिल गया एक कण, उसको बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। अब देखिए, कौन खोज करता चार्ज, मास और कौन सबसे हल्का होता है, कौन सबसे भारी है जाने। तो प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन साहब। चार्ज उस पर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। मास कितना होता है? 1.6725 गुने 10⁻⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक साहब ने। उस पर चार्ज क्या होता है? ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, मतलब बोल सकते हैं नेचुरल होता है, मतलब उदासीन होता है, न्यूट्रल। इसका मास 1.6648 गुने 10⁻⁻27 kg होता है, मतलब ये सबसे भारी होता है। अब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो थॉमसन साहब ने। इस पे चार्ज निगेटिव चार्ज होता है। इसका मास 9.1 गुने 10⁻31 kg, मतलब ये सबसे हल्का रहता है। सबसे हल्का और सबसे भारी में कंफ्यूजन होने का चांस है, तो ऐसे याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने रहता है। अब बताइए, जो आदमी, और न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में चुपचाप बैठे रहता है। अब बताइए, दो आदमी हैं, एक चुपचाप घर में बैठा हुआ है, दूसरा डेली क्या हमेशा चक्कर लगाते रहता है, मतलब दौड़ते रहता है। उसमें किसका वेट ज़्यादा होगा, किसका वेट कम हो? स्वाभाविक है, जो आदमी दौड़ रहा है वो कभी भी मोटापा में वृद्धि नहीं कर सकता, ना ही वजन में। उसका वजन ऑब्वियसली घटेगा ही। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, और न्यूट्रॉन कुछ नहीं करता है, नाभिक में रहता है, चक्कर नहीं लगाता, तो वो सबसे भारी होता है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, समिलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, ये सब अब अगले कक्षा में देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही, तो बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।